मार्कस। पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां के लोगों के पास जादू तो नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहाँ हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहाँ जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। वही मार्कस के सबसे जाने माने साम्राज्यों में से एक था ओहान साम्राज्य। और ओहान साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था मेसिडोरिया शहर। मेसिडोरिया शहर के खुले से मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारों को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते थे। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गईं और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें सितारे तक फिर से पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एक लव्य बन के रहूंगा। तभी मैदान में घोषणा हुई, अगला प्रतिभागी है ध्रुव शौर्य। सैकड़ों निगाहें एक साथ उसकी तरफ मुड़ गईं। ध्रुव धीरे धीरे शक्ति स्तंभ की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे अपना सुनहरा अतीत याद आने लगा। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र तक तो वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अचानक ही एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव आगे बढ़ता रहा। जब वो स्तंभ के सामने पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली और अपनी हथेली शक्ति चक्र पर रख दी। पूरा मैदान शांत हो गया। कुछ पल बाद शक्ति स्तंभ से एक ठंडी आवाज गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति में कोई वृद्धि नहीं। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा हाथ रखा, फिर तीसरी बार रखा, लेकिन हर बार वही परिणाम सामने आया, तीसरा सितारा। अब उसे समझ आ चुका था कि 3 साल की मेहनत भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकी, लेकिन उसकी तकलीफ देखकर किसी को अफसोस नहीं हुआ। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, ओए शून्य रैंक, अब नीचे भी उतर जा। अगर बार बार हाथ रखने से ताकत बढ़ती तो तू 3 साल से तीसरे सितारे पर क्यों अटका रहता। अगले ही पल पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। कोई उसे असफल कह रहा था, कोई शौर्य दल पर बोझ। यहाँ तक कि कुछ लोग कह रहे थे, अगर इसके पिता शौर्य दल के नेता ना होते तो इसे कब का शहर से बाहर निकाल दिया गया होता। ध्रुव बिना कुछ बोले वहां से लौटने लगा। हर ताना, हर हंसी उसके आत्मसम्मान को अंदर तक चोट पहुंचा रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक लड़की उसके पास आई। वो थी ईरा। उसने बिना कुछ कहे ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। दोनों की नजरें मिली और ध्रुव के चेहरे की बेचैनी थोड़ी कम हो गई। कुछ देर बाद दोनों मैदान से बाहर निकलने लगे। रास्ते में ईरा ने उसे समझाते हुए कहा, ध्रुव, उन लोगों की बातों को दिल पर मत लो। मुझे आज भी तुम पर भरोसा है। एक दिन तुम जरूर अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करोगे। ध्रुव ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन बस एक ही सवाल में उलझा था। इतनी मेहनत के बाद भी उसकी शक्ति बढ़ क्यों नहीं रही। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी उसका इंतजार कर रहा था, और ये तूफान उसकी ताकत से नहीं, उसके रिश्तों से जुड़ा था। उसी समय महल का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरबार में मौजूद सभी लोगों की नजर उसी दिशा में घूम गई। नीले रंग के शानदार वस्त्र पहने एक युवती पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे कई सशस्त्र बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका नाम था लारा जियान। लारा ओहान साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली दलों में से एक अंबर दल की होने वाली अगली लीडर थी। इतनी कम उम्र में उस पद तक पहुंचने वाली वो पहली प्रतिभा मानी जाती थी। उसे अचानक महल में देखकर अरेंद्र भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, स्वागत है लारा, अचानक आने की क्या वजह है। लारा ने बिना किसी औपचारिकता के अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। अगले ही पल वे आगे बढ़े और अपने साथ लाया हुआ छोटा भूरा संदूक दरबार के बीच खोल दिया। संदूक खुलते ही उसके अंदर रखी एक चमकदार गोली दिखाई दी। उसे देखते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। अरेंद्र की आंखें हैरानी में फैल गईं और वो चौंकते हुए बोले, करिश्माई गोली? ये एक बेहद दुर्लभ और कीमती औषधि गोली थी। कहा जाता था कि ये साधकों की शक्ति बढ़ाने में अद्भुत असर करती है। लारा ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता चला कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्ति नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं ये उसके लिए लाई हूँ। कुछ पल के लिए महल में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन नरेंद्र ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं लारा,
हम इतना कीमती उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। लारा जैसे पहले से इस जवाब के लिए तैयार थी। उसने कहा, आप भी जानते हैं कि ये गोली ध्रुव के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। अरेंद्र ने एक गहरी सांस ली। मैं इसके गुण जानता हूं, लेकिन इसका खतरा भी जानता हूं। अगर 9वें सितारे से कम शक्ति वाला व्यक्ति इसे खा ले तो उसकी शक्ति बढ़ने के बजाय और भी कम हो सकती है। यह सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया, लेकिन लारा के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा, अगर थोड़ी और कम भी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा? ध्रुव के पास अब खोने के लिए बचा ही क्या है? जैसे ही लारा ये बोलती है, तभी ध्रुव भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए ईरा के साथ वहां महल के अंदर आता है। उसने अब तक लारा की कही सारी बात सुन ली थी। वो अब ध्रुव की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। अब तक वो चुप था, लेकिन इस बार उसने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी ताकत कभी इस तरह हासिल नहीं करूंगा। लारा ने तुरंत अब ध्रुव की ओर देखते हुए पलटकर पूछा, अच्छा, तो फिर कैसे करोगे? वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से कर रहे हो? ये सवाल सीधे ध्रुव के आत्मसम्मान पर वार था। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत रह गया, क्योंकि इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी लारा अरेंद्र की तरफ बढ़ी और बोली, अगर आप ये उपहार स्वीकार नहीं करना चाहते तो इसके बदले मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए। अरेंद्र ने बिना संदेह कहा, अगर हमारे बस में हुआ तो जरूर देंगे। लारा ने पूरे दरबार की तरफ देखते हुए कहा, मैं आज ध्रुव के साथ तय अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। उसके मुंह से ये बात निकलते ही पूरा शौर्य महल जैसे थम गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो अपने ही मंगेतर के सामने सबके बीच ये रिश्ता तोड़ने की बात कह रही थी। सबसे पहले अरेंद्र ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने गुस्से में कहा, लारा, ये रिश्ता हमारे परिवारों के बड़ों ने तय किया था। तुम इतनी आसानी से इसे तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? लेकिन लारा के चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी। उसने बेफिक्री से कहा, मैं जानती हूं कि यह रिश्ता परिवारों ने तय किया था, लेकिन उस समय और आज में बहुत फर्क आ चुका है। आज मेरा परिवार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं का वहीं खड़ा है। ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। लारा आगे बोली, कुछ ही समय बाद मैं अंबर दल की नई लीडर बनने वाली हूँ। ऐसे में मैं किसी कमजोर इंसान से अपना भविष्य नहीं जोड़ सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। अब आरेंद्र समझ चुके थे कि करिश्माई गोली सिर्फ बहाना थी। उन्होंने कहा, तो यही तुम्हारा असली मकसद था? तुम्हें रिश्तों की नहीं, सिर्फ ताकत और पद की चिंता है? लारा ने बिना हिचक जवाब दिया, अगर ये सच है तो इसमें गलत क्या है? मैं ऐसे इंसान के साथ अपना भविष्य कैसे देखूं जो 3 साल से अपनी ताकत तक वापस नहीं ला पाया? दरबार में किसी के पास इसका जवाब नहीं था। फिर लारा ने उसी संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप लोग ये रिश्ता खत्म कर दें तो ये करिश्माई गोली ध्रुव की हो सकती है। बस यहीं ध्रुव का सब्र टूट गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और लारा के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद ध्रुव ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना है तो ये रिश्ता जरूर टूटेगा। ध्रुव की बात सुनकर लारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा ध्रुव ने हार मान ली है, लेकिन अगले ही पल ध्रुव ने ऐसी बात कह दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन रिश्ता तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद मैं खुद तुम्हें तलाक देकर यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करूंगा। पूरा दरबार चौंक उठा। लारा का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? ध्रुव ने बिना डरे जवाब दिया, और जो तुम आज हमारे परिवार के साथ कर रही हो उससे हमारी बदनामी नहीं होगी। अगर बदनामी होनी ही है तो फिर दोनों की बराबर होनी चाहिए। ध्रुव का यह जवाब सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 3 साल से अपमान सहता आ रहा ध्रुव आज इस तरह पलटकर जवाब देगा। लेकिन लारा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर फैसला करना ही है तो इसका एक ही तरीका है। ध्रुव ने पूछा, और वो तरीका क्या है? लारा ने जवाब दिया, आज से ठीक 3 साल बाद हम दोनों के बीच मुकाबला होगा। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें हमेशा के लिए यह रिश्ता खत्म करना होगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो आगे वही होगा जो तुम चाहोगे। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी। पूरे ओहान साम्राज्य की सबसे प्रतिभाशाली युवती खुलेआम ध्रुव को चुनौती दे रही थी, और दूसरी तरफ ध्रुव पिछले 3 सालों से अपनी शक्ति तक नहीं बढ़ा पा रहा था। दरबार में मौजूद लगभग हर व्यक्ति को लग रहा था कि यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही तय हो चुका है। सबकी निगाहें अब ध्रुव पर थीं। कुछ पल तक ध्रुव शांत खड़ा रहा। फिर उसने बिना झिझक लारा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। लारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
शायद उसे पूरा यकीन था कि 3 साल बाद भी नतीजा नहीं बदलेगा, लेकिन ध्रुव की आंखों में पहली बार हार नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 3 सालों में वो अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करके रहेगा। और जिस दिन वो लारा के सामने दोबारा खड़ा होगा, उस दिन उसका जवाब शब्दों से नहीं, अपनी शक्ति से देगा। लारा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर निकल गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी महल के अंदर गहरा सन्नाटा छाया रहा। एक तरफ ध्रुव का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हो चुका था, दूसरी तरफ उसके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद को फिर से साबित करने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर ध्रुव की शक्तियां 3 साल पहले अचानक गायब क्यों हो गईं? क्या इसके पीछे सिर्फ उसकी बदकिस्मती थी, या कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिससे वो खुद भी अनजान था? यही रहस्य आने वाले समय में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और यहीं एपिसोड 1 समाप्त होता है। क्या ध्रुव अगले 3 सालों में सचमुच अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर पाएगा? क्या वो लारा को हराकर अपने परिवार का सम्मान वापस दिला सकेगा? और उसकी शक्तियों के पीछे छिपा असली राज क्या है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सुपर योद्धा के अगले एपिसोड में।